this part. Have you taken the screenshot? If not, please take the screenshot also. Hormonal control in female. I think so. We have to start with the this thing, menstrual cycle today. Have you all seen this part? Shall I move down? Okay. Yes, ma'am. First, we will see about the gametogenesis, and then we will move on to the menstrual cycle. Gametogenesis मतलब क्या होता है? Formation of sperm and formation of egg, है ना? So formation of sperm कहाँ पर होता है? That we have already learned that the sperm formation takes place inside the testes. Testes के अंदर sperm का formation होता है, और testes के अंदर भी कहाँ पर होता है? Inside the seminiferous tubule. ठीक है? So spermatogenesis, the formation of sperm. ठीक है? It is a continuous process. Very important point. It's a continuous process. एक बार जो puberty से start हो गया, वो throughout life रहता है. ठीक है? In case of male, but female में ऐसा नहीं होता है. इसके लिए हम ये word को ज्यादा emphasize कर रहे हैं. ठीक है? क्यों ऐसा होता है? It starts at the time of puberty because of which hormone? This gonadotropin hormone. Increase the level of this will act on the pituitary gland, and it will help in the secretion of LH hormone and FSH hormone. LH hormone के वजह से एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है, that is testosterone, और FSH के वजह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टिमुलेट होगा, और सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होता है ना? व्हाट आर द प्रोसेस? कौन कौन सा स्टेप वाइज है? स्टेप क्या है उसका? The spermatogenesis takes place in how many steps? 3 steps, है ना? Multiplication phase, growth phase and maturation phase. Multiplication phase में क्या बनेगा? पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा. स्पर्मेटोगोनियम जो है, इसमें 46 क्रोमोसोम होता है, उससे क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, जब उसमें मियोसिस होगा तो ये क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएंगे. ठीक है? सो आपको नीट के लिए ये पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ऑलरेडी मियोसिस हो चुका है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. मींस 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं. गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके. फिर क्या होगा? ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म दिस 4 स्पर्मेटिड. अब स्पर्मेटिड से भी जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, उसके बीच में भी एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. ऑल दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द थियरी पार्ट. पर आपने स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा है, आपने स्पर्मेटिलोजेनेसिस सॉरी टीलियोसिस नहीं पढ़ा है. तो प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड समवेयर. प्लीज राइट डाउन स्पर्मियोजेनेसिस को ही हम स्पर्मेटिलोसिस बोलते हैं. प्लीज नोट डाउन. डन? ओके. तो अभी ये प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्म को टेल लगाया जाता है ना? All these things takes place inside when during the process of spermiogenesis. So you can see this flow table of the same flow table you have learned in your theory part also. So this is the same part of your theory part. So I'm going down now. Again, please note down this term, spermiation. After spermiogenesis, sperm का जो head है become embedded in the Sertoli cell. है ना? Sertoli cell में sperm कैसे attached होता है? From head to tail, है ना?
स्पर्म जो है वो हेड टू टेल अटैच होता है, और ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन। तो देखो आपने 2-3 टर्म पढ़ा इसमें, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फिर स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा, उसका मतलब है कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म, और फिर तीसरा पढ़ा आपने स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब है अटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम हेड टू द सर्टोली सेल। ठीक है, चलो अभी मैच्योर स्पर्म कैसा दिखता है? तो कोई भी मैच्योर स्पर्म के अंदर हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। ठीक है, अब हेड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आई विल मेंशन, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू। स्पर्म हमें पता ही है कि हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसमें। इट इज कवर्ड विद एक्रोसोम प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी बॉडी। प्लीज नोट डाउन, एक्रोसोम किससे बनता है? एक्रोसोम बनता है गोल्गी बॉडी से। एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हु विल टेल मी, कौन सा एंजाइम होता है एक्रोसोम के अंदर? एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? एनीवन? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बेटा? वापस बोलो प्लीज, आई कांट हियर, प्लीज रिपीट। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। Okay, yes, hydrolytic enzyme, but what is the name of the enzyme beta? Yes, no doubt it's a hydrolytic enzyme, but what is the name? Hyaluronidase and Very proteolyte. good, very good, shabash. So very correctly told, it is the hyaluronidase enzyme. Hyaluronidase enzyme. What this hyaluronidase enzyme is going to do? It is going to penetrate the, मैंने egg के बारे में आपको बताया था, it is going to penetrate the corona radiata, क्योंकि कोरोना रेडिएटा जो है वो हाइल्यूरोनिक एसिड से बना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो एग का कोरोना रेडिएटा जो है वो किससे बना है? हाइल्यूरोनिक एसिड से बना है। तो ये हाइल्यूरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम में एक लाइटिक एंजाइम होता है। लाइटिक एंजाइम, लाइटिक मतलब ब्रेकिंग एंजाइम, called as the hyaluronidase enzyme। ठीक है, साथ में एक और होता है जोनालाइसिन और एक्रोसिन भी, जिसको हम बोलते हैं, ये भी मैंने आपको थियरी में भी बताया था। जोनालाइसिन एंड एक्रोसिन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस जोनालाइसिन एंड एक्रोसिन? क्योंकि कोरोना रेडिएटा के बाद और एक लेयर होता है, किसका होता है? जोना पेलेसुडा का होता है ना? तो जोना पेलेसुडा को भी ब्रेक करने के लिए जोनालाइसिन का मदद लिया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, मैंने आपको फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग के बारे में भी बताया था थियरी पार्ट में, जब भी मैंने आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था तभी। फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है, ठीक है। तो डू यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स? आई होप यू आर revised all that part I've told you to revise. Next, a question can be, if acrosome is removed from a sperm, so whether the sperm will be able to penetrate the ovum? The answer should be no. भले स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आगे जा सकता है, बट एक्रोसोम में भी जो एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंजाइम ही है जो उसको पेनिट्रेट करने में मदद करेगा, है ना? क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आगे जा सकता है, पर अगर सिर्फ एक्रोसोम नहीं है तो क्या स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है?
तो आंसर शुड बी नो। ठीक है, नेक के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। और मैंने आपको तभी भी बताया था कि डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, एग लेता है और अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट करता है। करेक्ट। मिडिल पीस के अंदर क्या है, व्हाट यू कैन सी, द मिडिल पीस के अंदर स्पाइरली बाइंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल भी बोलते हैं, mitochondrial spiral. And the mitochondrial spiral is also called as, what is it is also called as, Nebenken. Nebenken, Nebenken, Nebenken. ठीक है, so noted all of you. Mitochondrial spiral is called as a Nebenken. Next, you can see one more word over here as manchit. Manchit. What is this manchit? You can see on the screen. आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। The posterior half of nucleus. देखो मैं क्या क्या बता रही हूँ, manchit क्या है। न्यूक्लियस का नीचे का हिस्सा, neck, middle piece is covered by a sheath. sheath का मतलब होता है कवरिंग। कौन कौन से चीज को कवरिंग है बताया मैंने, नीचे का हिस्सा, न्यूक्लियस का नीचे का हिस्सा मतलब पोस्टीरियर हाफ ऑफ न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस। हाँ, ये तीनों हिस्सा जो है स्पर्म का वो एक कवरिंग से कवर्ड है, एंड वो कवरिंग का नाम है मैनचिट। सो प्लीज नोट डाउन, दिस वाज नॉट देयर फॉर योर थियरी पार्ट, मैनचिट। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट, एक और टर्म आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, एन्यूलस। एन्यूलस, हाँ बेटा बोलो। मैनचिट के बारे में एक बार बताओ। मैनचिट इज अ कवरिंग बेटा, कवरिंग। ये कवरिंग, स्पर्म का कवरिंग इज कॉल्ड एज अ मैनचिट। टू बी वेरी स्पेसिफिक, कहाँ पे कवरिंग है ये, पोस्टीरियर हाफ ऑफ न्यूक्लियस। लिख रही हो बेटा आप कि मैं से बोल के दूं? बताओ मैम, मैंने लिखा मैनचिट स्पर्म कवरिंग। मैनचिट इज नथिंग बट द कवरिंग। आप देख सकते हो ना बेटा, इट्स जस्ट अ कवरिंग, इट्स अ शीथ। शीथ का मतलब बायो में होता है कवरिंग। तो ये जो कवरिंग है स्पर्म के ऊपर, ये कहाँ कहाँ से शुरुआत हो रहा है, न्यूक्लियस का नीचे हिस्सा, ये वाला हिस्से से शुरुआत होते हुए, नेक से होते हुए, मिडिल पीस, ये पूरे हिस्से में कवरिंग है स्पर्म के ऊपर, वो कवरिंग को ही हम मैनचिट बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। फिर हम एन्यूलस समझ रहे थे कि एन्यूलस क्या है। एन्यूलस मिडिल पीस के एंड में, ये मिडिल पीस है बेटा, ये मिडिल पीस के एंड में देयर इज अ रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल को ही हम एन्यूलस बोलते हैं। एन्यूलस का मतलब ही होता है गोल। तो व्हाट इज एन्यूलस? एट द एंड ऑफ मिडिल पीस देयर इज अ रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल, ये फिलामेंट्स जो है, एक्सियल फिलामेंट्स जो है, वो कौन से फॉर्म में अरेंज्ड है, 9+2 फाइब्रिल के फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, सो अगेन यू कैन सी द मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमें पता ही है क्यों माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, बिकॉज इट इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी विच इज हेल्पफुल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगेन अगर माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हमने मिडिल पीस ही निकाल दिया स्पर्म का, तो भी स्पर्म आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। So deficiency in the number of sperm result in sterility, which is called as oligo. मैंने आपको हमेशा बताया है बायो में, oligo का मतलब होता है कम, less. Oligospermia means less number of sperm. Oligospermia का मतलब होता है less number of sperm.
एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, सीमेन है पर स्पर्म ही नहीं है, तो एजोस्पर्मिया। आई थिंक सो ये मैंने आपको लिखा के भी दिया था, सिर्फ नेक्रोस्पर्मिया नहीं होगा आपके पास लिखा हुआ। व्हाट इज नेक्रोस्पर्मिया? मतलब स्पर्म भी रहेगा, सीमेन भी रहेगा, बट ये स्पर्म क्या होंगे, नॉन मोटाइल अगर हो गए तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। तो अभी आपने देख सकते हो आप यहाँ पे कि यही इतने से ही पार्ट में आपने देखा कि कितने रीजंस होते हैं फॉर इनफर्टिलिटी। स्पर्म कम है तो भी इनफर्टाइल, एजोस्पर्मिया है तो भी इनफर्टाइल, नेक्रोस्पर्मिया है तो भी इनफर्टाइल। समझो स्पर्म है, सब कुछ है, मोटाइल भी है, बट उसको एक्रोसोम ही नहीं है, फिर भी इनफर्टाइल। समझ में आया? तो इनफर्टिलिटी का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस ही बराबर नहीं हो रहा है, मियोसिस ही नहीं करेक्ट हो रहा है, तो भी इनफर्टिलिटी हो रहा है। तो इनफर्टिलिटी होने का इन केस ऑफ मेल देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, है ना। समझो सारा प्रोसेस हो रहा है, स्पर्म बराबर से हो रहा है, पर स्पर्म जाकर स्पर्मिएशन ही नहीं हो रहा है, सर्टोली सेल पे अटैच नहीं हो रहा है। तो सर्टोली सेल का काम क्या होता है, नरिशमेंट, तो उसको नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा है, फिर से इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो जाइगोट बनना इज नॉट एट ऑल अ सिंपल थिंग, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आप देख सकते हो कि स्पर्म में भी कितना सारा छोटा छोटा चीज है, उसमें से एक भी जगह मिस्टेक हो गया, गॉन। समझा? नेक्स्ट इज oogenesis। वैसे oogenesis में भी सेम कंडीशन है, अगर एक भी प्रोसेस में कुछ भी रॉन्ग हो गया तो फुल गॉन, मतलब वो एग क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। ओके, नाउ एग के बारे में क्या हमने सेकेंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में बोला था कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पर oogenesis में हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेनार्क से तो शुरू होता है, प्यूबर्टी से तो शुरू तो होता है, बट एट सर्टेन एज इट स्टॉप्स, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मतलब ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता, इसके लिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट menstrual bleeding is called as a menarche and the last menstrual bleeding is called as a menopause। pause का मतलब रुक जाना। Again you have seen the stages of development of eggs, that is maturation phase, जिसमें oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा, हाँ। फिर ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte बड़ा होगा, और फिर मेचुरेशन फेज में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंडरी oocyte में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं कर पाता। मियोसिस 2 में कौन सा फेज में अटक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2 में जाकर ये अरेस्ट हो जाता है। तो you can just have a look over here also. If you want, you can just have a look, you can just read it. It's the same revision part, nothing extra. All these things I've already discussed. I've discussed about the antrum also. The fluid filled cavity of follicle is called as antrum. That is the Graafian follicle के बारे में हम बोल रहे हैं। हो जाएगा एक बार देखकर तो मुझे बताना। Actually it is the same thing, just a revision once again. Done? मैम मेटाफेज 2 पे वो अरेस्ट होता है ना? हाँ, मैम यहाँ पर ऐसा बन 4th पॉइंट में प्रोफेस बनती है। what बेटा? 4th पॉइंट अभी ये जो स्क्रीन में दिख रहा है उसमें हाँ
प्रोफेस 1 दिया 1 2 3 4 सेकंड the cell starts division and enter into prophase 1 of meiosis and get temporarily arrested at this stage. Yes, that is called as a primary oocyte. Primary oocyte के बाद आगे भी है ना बेटा, प्राइमरी oocyte के बाद वो क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, और फिर मेटाफेज 2 में जाकर वो उसके आगे वो नहीं कर सकता बिकॉज उसका सेंट्रियोल फिनिश हो जाता है. हाँ यस मैम. प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte भी बनेगा. ठीक है, you can just have a look for this table also. ये बार मैंने आपको बताया कि जो रिपीटर का एग्जाम हुआ था उसमें oogenesis पूछा गया था एग्जाम में. इवेंट्स इन oogenesis लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आया था. So you all be ready for spermatogenesis or any of the questions like that. So finally what is form? A Graafian follicle is formed. Graafian follicle के अंदर egg जो होता है जिसको मूसाइड बोलते हैं, उसमें वेटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, उसमें जोना पेलेसुडा होता है, उसके अंदर क्या होता है, कोरोना रेडिएटा भी होता है. एंड 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है. देखो नोट्स में दिया है सेकेंडरी oocyte में फर्स्ट तो कंप्लीट होता है पर सेकंड कंप्लीट नहीं होता. Completes the second meiotic division after a fertilization in the fallopian tube. Please note down this important point also. Secondary oocyte अपना meiosis 2 कब complete करती है? After fertilization. क्यों? क्योंकि sperm क्या देगा? सेंट्रियोल देगा, और सेंट्रियोल मिलते ही ये सेकेंडरी oocyte अपना meiotic division complete करेगी, और meiotic division complete होते ही अब वो क्या कहलाएगा? Secondary oocyte will be called as a female pronucleus. तो female pronucleus और sperm जिसका टेल व्हील निकल गया, अभी टेल व्हील का कुछ काम नहीं है, टेल नहीं है, मिडिल पेज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस है, तो उसको हम बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस. ठीक है, तो मेल प्रोन्यूक्लियस क्या होता है? ऐसा स्पर्म जिसमें ना टेल है ना मिडिल पीस है, सिर्फ न्यूक्लियस है, तो वो हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस. फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्या है? जो सेकेंडरी oocyte ने स्पर्म के आते ही, सेंट्रियोल मिलते ही, जिसने अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट कर लिया फटाफट, हाँ, अब उसको हम बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लिया. तो हमेशा फ्यूजन किसका होता है? मेल प्रोन्यूक्लिया एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया का होता है टू फॉर्म द जाइगोट. ओके, oogenesis ends at menopause, है ना. oogenesis नहीं होता है तभी तो मेनोपॉज हो जाता है ना. मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना ही मतलब एग का डेवलपमेंट, और मेनोपॉज होना मतलब नो एग डेवलपमेंट, है ना. पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ओनली इन oogenesis एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte. So this is the egg. You can see first the diagram. एग में ये न्यूक्लियस है ना. न्यूक्लियस के आजू बाजू जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. क्योंकि एक सेल है तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे. वेटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एक नॉन सेल्यूलर जोना पेलेसुडा है. जोना पेलेसुडा के ऊपर ये जो रेडिएटिंग नजर आ रहा है, ऐसा लेयर फायर के जैसा जो नजर आ रहा है रेडिएटिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटम. व्हाट इज अ पेरीवेटेलाइन स्पेस? पेरीवेटेलाइन स्पेस मतलब वेटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरीवेटेलाइन स्पेस. तो नाउ द सेम थिंग इज बीन गिवन ओवर हियर आल्सो. अच्छा, ह्यूमन का जो एग होता है, ह्यूमन का जो एग होता है, लेट मी टेल यू दिस
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें स्टार्टिंग फेज में बहुत कम योग होता है, बहुत ही कम योग होता है जो बाद में चला जाता है, ठीक है। इसके लिए ह्यूमन एग को हम अलेथिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेथिकल। अलेथिकल का मतलब है नो योग, ठीक है। बट क्योंकि स्टार्टिंग फेज में बहुत कम योग होता है, इसके लिए इसको माइक्रोलेथिकल भी कहा जाता है। समझ में आया? मैंने दो पॉइंट्स बताए आपको। स्टार्टिंग से स्टेज में एग में योग होता है और बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको माइक्रोलेथिकल कहा जाता है। बट आफ्टरवर्ड्स ये पूरी तरह से योग गायब हो जाता है, इसके लिए इसको अलेथिकल भी कहा जाता है, ठीक है। सो 2 टर्म्स बताए मैंने आपको, माइक्रोलेथिकल एंड अलेथिकल। व्हाट इज द साइज ऑफ द ओवम और द एग? एक बार देख लो। ओवम स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, विथ योकी साइटोप्लाज्म, ठीक है, and is enclosed in one or more eggs. Size of the ovum is different in different animals and the amount of yolk is also different in different animal. साइज कितना होता है? फ्रॉम इतना छोटा से लेके सेंटीमीटर्स तक भी ओवम का साइज होता है। तो सबसे बड़ा एग आपको पता है ऑस्ट्रिच का होता है। In mammals it is generally microlethical. Size you can see. The lifespan of egg is in human being is 48 hours. 48 hours तक egg रहता है। And the nucleus of egg is known as the germinal vesicle. So we can see the largest egg is of ostrich and the smallest egg is of hummingbird. Hummingbird खुद भी इतना छोटा सा ही होता है, तो उसका एग भी एकदम छोटा सा होता है। Just go through this difference between the spermatogenesis and oogenesis. Any doubt, please ask me. Go through fast. Have you all seen the distinguish between the two? Shall we move down or should I wait? Okay, Anna. Chalo, now let us move on to the next part. That is the menstrual cycle. Now you will be telling me about this because you have already learned, you must have revised also. And बार बार ये चीज मैंने बताया भी आप लोगों को बहुत बार। तो menstrual cycle जो है प्राइमेट्स में होता है,
ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? प्राइमेट्स में होता है. सो प्लीज राइट डाउन नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है. नॉन प्राइमेट्स जैसे कि होता है काउ, डॉग, दे आर द नॉन प्राइमेट्स. नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होता है. ईस्ट्रस साइकिल, OESTROUS, OESTROUS. ईस्ट्रस साइकिल टेक्स प्लेस इन द नॉन प्राइमेट. हमारे प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट्स के अंदर, नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया, डॉग हो गया, काउ हो गया. ईस्ट्रस साइकिल होता है इनके अंदर. ठीक है, तो ईस्ट्रस साइकिल के अंदर 2 फेजेस होते हैं. शॉर्ट पीरियड ऑफ ईस्ट्रस एंड रेस्ट पीरियड ऑफ एनिस्ट्रस. ईस्ट्रस साइकिल के अंदर 2 फेजेस होते, 2 पीरियड्स होते. एक छोटा पीरियड होता है ऑफ ईस्ट्रस एंड रेस्ट पीरियड ऑफ एनिस्ट्रस. ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ ईस्ट्रस. ईस्ट्रस को हीट पीरियड भी बोला जाता है. हीट, HEAT, हीट पीरियड. और एनिस्ट्रस जो है वो नाम से ही पता चल रहा है रेस्ट पीरियड है. इसका मतलब वो पैसिव पीरियड होता है. पैसिव पीरियड. सो ये जो ईस्ट्रस पीरियड होता है, अगर हम काऊ की बात करते हैं, लेट अस से एग्जांपल ऑफ अ काऊ. ठीक है, अगर हम ईस्ट्रस पीरियड बोलते हैं जिसको हम हीट पीरियड भी बोल रहे हैं, तो काऊ के अंदर 18 आवर्स का होता है. ऐसे अलग अलग नॉन प्राइमेट्स में अलग अलग टाइम के लिए होता है. तो काऊ में 18 आवर्स के लिए होता है. तो ये जो 18 आवर्स है, ठीक है, दैट टाइम द फीमेल काऊ में ओव्यूलेशन होता है. And because of ovulation, there is a strong sex urge in the female animal. ठीक है, there is a strong sex urge. इसके वजह से उसको heat period कहा जाता है. Got it all of you? Yes, एक बार ये heat period चला गया, उसके बाद वापस वो काऊ किस में चली जाएगी? एनिस्ट्रस पीरियड में, या फिर पैसिव या फिर रेस्टिंग पीरियड में चली जाएगी. तो जब भी ईस्ट्रस पीरियड होता है, दैट टाइम ओनली she will do copulation. ठीक है, वही टाइम पे copulation, she will be allowing a male for doing the copulation. जब उसका एनिस्ट्रस साइकिल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो she will not allow. ठीक है, so this is the difference between the estrous cycle and the menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कोई फेजेस नहीं होता है, जबकि ईस्ट्रस साइकिल में ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उनका फिक्स टाइम होता है, फिक्स आवर्स होते हैं. उसी टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, एंड दैट टाइम द एनिमल विल हैव अ सेक्सुअल अर्ज. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर नाउ? सो ये माउस में भी होता है, रैट में भी होता है ये ईस्ट्रस साइकिल. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. नॉन प्राइमेट्स में जो भी आते हैं सब के अंदर यही होता है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेसिफिकली टेक्स प्लेस इन द प्राइमेट्स ओनली. ठीक है, so we know that it's a 28 days cycle. Menopause, when does the menopause menstrual cycle stops? Temporarily it stops during the pregnancy or it may be suppressed during lactation, and it permanently stops at the menopause. Done? So what are the phases? फॉलिकुलर फेज से इसमें स्टार्ट हुआ है. फॉलिकुलर ब्लीडिंग फेज तो होता ही है, वी नो. ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द सिक्रेटरी फेज. तो इसमें ऐसा उल्टा दिया है. मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग फेज, फिर आता है फॉलिकुलर फेज, फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज मतलब सिक्रेटरी फेज. ठीक है, सो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, it will last from 9 to 10 days, means it will start from 6th day. क्योंकि ब्लीडिंग फेज 5 days तक हुआ, तो 6th day से 13th day तक ये फेज होता है.
पॉलीफरेटरी का मतलब ही होता है प्रिपरेशन, सो इट्स अ प्रिपरेटरी फेज। किस चीज का प्रिपरेशन होता है? एग प्रिपरेशन हो रहा है। सो ये सारा प्रोसेस होगा। एफएसएच के वजह से प्राइमरी से ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, और ग्रेफियन फॉलिकल बना तो एस्ट्रोजन बनेगा। यस, ये सारी चीजें होगी। ओव्यूलेटरी फेज को हम फर्टिलिटी फेज भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली 14th डे पे होता है। एलएच हार्मोन के वजह से होता है, एलएच हार्मोन के वजह से। उस वक्त क्या होगा? ये ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा और एग रिलीज हो जाएगा। यस, egg will be released. So again it is under the influence of this LH hormone. ओव्यूलेशन के वक्त सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू में जोना पेलोसुडा भी रहेगा और कोरोना रेडिएटा भी रहेगा। ठीक है। In animals, ovulation follows 3 patterns: fixed or spontaneous ovulators, reduced or reflex ovulators, और seasonal ovulators। जो फिक्स और या फिर स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स होते हैं, इसमें ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टाइम इन द मिडवे ऑफ द साइकिल। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देयर इज नो नीड ऑफ कॉइटस फॉर ओव्यूलेशन। कॉइटस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे जरूरी नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको ईस्ट्रस साइकिल के बारे में बताया कि जब भी उनका ओव्यूलेशन होता है तो देयर इज ए नीड फॉर कॉइटस। ऐसे ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। ठीक है। So this is called as a fixed or spontaneous ovulator, means at on 14th day there is ovulation taking place. Induced or reflex ovulator, ऐसे एनिमल में copulation और coitus is necessary for ovulation। जब तक coitus नहीं होगा तब तक ovulation नहीं होगा। तो this is in case of rabbit। Seasonal ovulation occurs in the breeding season only। जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है उनका तभी ओव्यूलेशन होता है। जैसे फ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन क्या है? रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो ब्रीड करता है, तो उसी टाइम पे ओव्यूलेशन होगा। दिस इज अ सीजनल ओव्यूलेटर्स। सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो। Okay, luteal phase is a secretory phase also। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। कब से होता है ये? अबाउट फ्रॉम इट टेक्स अबाउट 12 to 14 days, मीन्स फ्रॉम 16th डे, क्योंकि 14th डे पे ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो गया है, तो 2 दिन के बाद से ही शुरू हो जाता है। मीन्स 16 to 28 डेज पूरा सिक्रीशन होते ही रहता है, इसलिए इसको ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, या फिर प्रोजेस्टेशनल फेज भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेशनल फेज। तो यहाँ पे हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ठीक है। एंड सो इट इज कॉल्ड एज अ ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है इसलिए ल्यूटियल फेज बोलते हैं। यस, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अगेन द सेम थिंग विच वी हैव ऑलरेडी लर्न, नथिंग एक्स्ट्रा। अगर कॉइटस नहीं हुआ तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यस, तो ब्लीडिंग होने का मतलब है कि कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम इज बीन चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकन, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हुआ रहता है। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या डिजेनरेट होता है? पूरा एंडोमेट्रियम इज बीन रिमूव्ड along with the unfertilized egg. So blood as well as mucus is discharged. कितना ब्लड रिलीज होता है? अबाउट 50 to 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है।
फिर इसके बाद वापस पॉलिफरेटरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा. So you can see that the decrease of progesterone and estrogen stimulates the FSH. So this is a positive feedback. एक हार्मोन का कम होना is a sign for other hormone. Is that very clear, beta? Next is about the fertilization and implantation. तो फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने आपको थियरी पार्ट में क्या क्या बताया था कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन से लेयर को क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिकली होता कहां पर है. तो प्लीज नोट डाउन, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट. एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन जिधर है उधर ही फर्टिलाइजेशन होता है. तो स्पेसिफिक आंसर इज द एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं. So the fusion of egg and sperm is fertilization. कहां पर होता है? इन द ओविडक्ट और इन द एम्प्यूला. और एकदम स्पेसिफिक आंसर क्या है? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है. तो आप देख सकते हो डायग्राम में, द स्पर्म इज कमिंग, इट हैज टू क्रॉस द कोरोना रेडिएटर, इट हैज टू क्रॉस द जोना पेलिसुडा, इट हैज टू टच द वेटेलाइन मेम्ब्रेन. मैंने जो आपको पढ़ाया था थियरी में, मैंने आपको क्या बताया था बेटा? जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है उसमें हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है व्हिच कैन पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटर. अंदर जाने के बाद जोना पेलिसुडा को क्रॉस करने के लिए इसके पास जोना लाइसिन है या फिर एक्रोसिन एंजाइम है. उसके बाद जो सबसे पहला स्पर्म वेटेलाइन पेरी वेटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, अब ये सब स्पर्म में से जो सबसे पहला स्पर्म वेटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, जैसे ही स्पर्म वेटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा. और फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन ये इस चीज का ध्यान रखेगा कि दूसरा स्पर्म अब अंदर न आ सके. तो दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा. यस. और ये जो सबसे पहला स्पर्म है वो अंदर जाते ही इन द व्हाट टू से साइटोप्लाज्म में जाते ही, साइटोप्लाज्म में जिसको हम ऊप्लाज्म बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म में जाते ही क्या होगा? वो अपना सेंट्रियोल रिलीज करेगा, एक फटाफट मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगी, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगी, ये मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है. So this is the process which I've already explained you in the theory part. ठीक है. इसके साथ साथ मैंने आपको फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का भी फॉर्मेशन बताया था. Got it? You can see over here पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी का मतलब है वो मैंने अभी आपको बताया ना कि वेटेलाइन मेम्ब्रेन is converted into the fertilizing membrane. Q to avoid polyspermy. मतलब एक बार स्पर्म एंटर हो गया तो दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं होना चाहिए, इसलिए टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी क्या होता है? वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज कन्वर्टेड इनटू द फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन. Yes. So the same thing. फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस बताया? पहले मैंने आपको फर्टिलाइजेशन विल स्टार्ट विद द इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इनटू द वजाइनल ऑरिफिस. ड्यूरिंग कॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन. We have already learned that in single ejaculation of semen, about 300 million sperms are released. कितना? 300 million sperm.
और अब ये 300 मिलियन स्पर्म में से रनिंग रेस होगा। हाँ, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा एग के साथ। करेक्ट है? द स्पर्म स्विम्स at the rate of 1.5 to 3 mm per minute to reach the site. 1.5 to 3 millimeter per minute to reach the site. तो you can see the speed कितना fast move करता है। Next, अभी मैंने आपको बताया fertilization site किधर है, at the ampullary ischemic junction. भले एग 48 आवर्स तक, उसका लाइफ स्पैन एग का 48 आवर्स होता है, बट फर्टिलाइज वो कितने घंटे में कर सकता है? सिर्फ 24 घंटे में। ठीक है? सो सेकेंडरी oocyte कैन बी फर्टिलाइज्ड ओनली विद इन 24 आवर्स। एग अलाइव रहेगा फॉर 48 आवर्स, बट इट कैन बी फर्टिलाइज्ड ओनली विद इन द 24 आवर्स। ठीक है? There are many changes in the sperm which prepare it to fertilize the ovum, जिसको हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन मतलब स्पर्म का तैयारी टू फर्टिलाइज द ओवम, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेशन। CAPACITATION, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कितने घंटे में होता है? 5 to 6 आवर्स में। एंड फिर अभी मैंने आपको सारी चीजें बताया, क्योंकि मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस ज्वाइन होता है, तो ऐसे मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। एम्फीमिक्सिस को हम कैरियोगैमी भी बोलते हैं, ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है, कैरियोगैमी या फिर एम्फीमिक्सिस, है ना? तो जब भी मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियर फ्यूज होगा तो 46 क्रोमोसोम वापस रिस्टोर हो जाएगा, बिकॉज both the gametes are of 23 chromosome. जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, now the mother will be said to be pregnant. जाइगोट बनते ही mother will be called as pregnant. अब ये जाइगोट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, ब्लास्टुलेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, और फिर जाकर क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। करेक्ट है? तो क्लीवेज के अंदर क्या होता है? क्लीवेज के अंदर व्हाट हैपेंड, जो जाइगोट है उसका डिवीजन होता है। तो जाइगोट के डिवीजन से जो डॉटर जाइगोट्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, है ना? तो फर्स्ट क्लीवेज होगा, सेकंड क्लीवेज होगा, ऐसे करते करते कितने सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे? 16 बन जाएंगे। यस, फिर 16 के बाद 32 सेल कंडीशन आ जाएगा, जिसको मॉर्यूला स्टेज कंडीशन बोलते हैं। मॉर्यूला के बाद क्या होगा? ब्लास्टुलेशन होगा, है ना? यस, करेक्ट है। ह्यूमन बीइंग के अंदर वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ब्लास्टुलेशन कैसा होता है? होलोब्लास्टिक होता है, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लास्टोमियर डिवाइड होता है ड्यूरिंग क्लीवेज। इसके लिए ऐसे क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक का मतलब है पूरा का पूरा ब्लास्टोमियर, पूरा का पूरा जो डॉटर सेल्स है, डॉटर जाइगोट सेल्स आर डिवाइडिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ होलोब्लास्ट, होलोब्लास्टिक। यस, ब्लास्टुलेशन के अंदर क्या होगा? ब्लास्टुलेशन के अंदर ब्लास्टोसील फॉर्मेशन होता है ना? ब्लास्टोसील का मतलब है कुछ सेल्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे, which will be called as the inner cells, and कुछ cell will become will be forming the lining, which are called as a trophoblast या फिर ट्रोफोएक्टोडर्म भी जिसको हम बोलते हैं। ट्रोफोएक्टोडर्म आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, और जो इनर सेल मास है जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं, इसी से एम्ब्रियो तैयार होता है। तो दो पोल्स बन जाते हैं इसके वजह से,
इनर मास सेल जहां पर अटैच है उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं, और जिसका अपोजिट होता है उसको अब हम एब एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं. डू यू रिमेम्बर ऑल दिस टर्म्स? यस, ये सारा चीजें मैंने आपको पढ़ा के दिया है. डू यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स? इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज ऑल दिस थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्न. मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ. What happens in the blastulation? Blastulation के अंदर ब्लास्टोसील फॉर्मेशन होता है. ब्लास्टोसील को हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं. कुछ सेल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं जिसको हम इनर मास सेल बोलते हैं, जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं. और जहां पर एम्ब्रियोब्लास्ट होता है उसी को हम एनिमल पोल बोलते हैं, और उसका अपोजिट पोल को हम क्या बोलते हैं? एब एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं. ठीक है. और एक हमने इसके साथ ये टर्म पढ़ा था, सेल ऑफ रॉबर पढ़ा था. व्हाट इज सेल ऑफ रॉबर? ये आपको थियोरी में भी रहेगा एज वेल एज प्रैक्टिकल में भी रहेगा. सेल ऑफ रॉबर का मतलब क्या है? जहां पर ट्रोफोब्लास्ट आर अटैच्ड टू द इनर मास सेल. हाँ, trophoblast in contact with the inner mass cell is called as a cell of robber. Cell of robber. Got it, all of you? Yes, ma'am. Okay. So इसके बाद implantation है, that we will see tomorrow. ठीक है. So I request again once again, ये मुझे